Dear aspirants, welcome to today's video. This is the last of the series of the chapters on the economics of JNK, and in this chapter we will discuss about the tourism sector of JNK. We'll discuss how tourism sector contributes to the economy of JNK, what is the impact of tourism on the livelihood of JNK, and we will discuss some important places of tourism which have been time and again asked in the examinations conducted by JKSSB and JKPSC. So before we start our lesson, here's a brief introduction of our channel. You can subscribe to our channel by going to this link, or if you have any queries or if you want notes for our videos, you can drop a message on the number shown in the screen at this place. So let's start our today's lesson. आज का लेसन जो है उसमें हम पहले देखते हैं कि टूरिज़्म की इम्पोर्टेंस JNK में जो है वो है क्या। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, रादर इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो हमारा एक्चुअल चैप्टर जहाँ से इकॉनमी हमारी स्टार्ट होती है हमारी वीडियो सीरीज़ में, तो उसमें हमने GDP को डिस्कस किया हुआ था। GDP में मैंने आपको बताया था कि सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टू द इकॉनमी ऑफ JNK, और सर्विस सेक्टर में भी इट इज़ दी टूरिज़्म सेक्टर जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है एज़ फार एज द GDP इज़ कंसर्न। अब जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर से मिलती है, बट कंट्रीब्यूशन जो GDP की ग्रोथ में है वो सबसे ज़्यादा हमारा टूरिज़्म सेक्टर में है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि टूरिज़्म सेक्टर इज़ द मेन ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज इट प्रोवाइड्स जॉब टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड जनरेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्पेशली इन द टर्शरी सेक्टर। देखिए, टूरिज़्म का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके साथ जो बाकी जुड़े हुए सेक्टर्स हैं वो भी इसके साथ साथ में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी मिसाल है, अगर कोई टूरिस्ट जो है किसी होटल में आ रहा है तो सिर्फ होटल वाले को जो है बेनिफिट नहीं हो रहा है, बल्कि टूरिस्ट को आने के लिए एक कैब भी चाहिए जो वहाँ पे रहता है, और जब वो किसी जगह खाने पीने जाता है तो रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है। या इसी तरह से अगर हम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस जो है डल लेक की बात करें, वहाँ पे घूमने जाएं तो शिकारा राइड, ठीक है। तो एक टूरिस्ट के आने से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो एलाइड सेक्टर्स है उन एलाइड सेक्टर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, और उससे जो लोग एसोसिएटेड है उनका लाइवलीहुड भी जनरेट हो जाएगा। तो टूरिज़्म सेक्टर जो है JNK के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए JNK गवर्नमेंट ने टूरिज़्म पॉलिसी 2022 को जो है ड्राफ्ट किया हुआ है, बल्कि ये पॉलिसी फाइनलाइज भी हुई है। इस पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पीपल पर ईयर, ठीक है। 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये एक टारगेट है। दूसरा टारगेट है इसका कि इन्वेस्टमेंट्स को जो हम अट्रैक्ट करें टू द ट्यून ऑफ ₹2000 करोड़ पर ईयर, ये दोनों पर ईयर है, ठीक है। तो टारगेट जो एज पर टूरिज्म पॉलिसी 2020 है वो एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में ये दो फिगर जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये हैं। और ये टूरिज्म पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव कब तक है, ये पर ईयर हमें अचीव करना है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। अगले 5 साल तक, यानी कि 2025 तक हमारे टूरिज्म सेक्टर में ये टारगेट रहेगा। उसके अलावा टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है वो है 75 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दे आर कमिंग अप। उसके अलावा 75 का हेरिटेज और कल्चरल साइट्स दे आर बीइंग डेवलप्ड। उसके अलावा 75 सूफीज़म और रिलीजियस साइट्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड 75 एडवेंचर ट्रैक्स एंड साइट्स आर बीइंग डेवलप्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने बड़े स्केल पे कितना बड़ा मोमेंटम जो है वो टूरिज्म सेक्टर को प्रोवाइड किया जा रहा है, कंसिडरिंग इट्स इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ JNK। इसी तरह से अगर हम हमारा बजट भी देखें, लेटेस्ट बजट 2024-25, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो टूरिज्म सेक्टर के लिए लिए गए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बजट में कुछ प्लेसेस को डेवलप करने का मेंशन किया गया है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है केरन, ठीक है। ये केरन सेक्टर जो है हमारा, इसको डेवलप करना है, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, इसको डेवलप करना है एज द
बॉर्डर टूरिस्ट विलेज। अगर आप लोगों में से किसी ने केरन सेक्टर की लोकेशन कभी देखी होगी, ये हमारे बॉर्डर पे आता है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है उस पे आता है। तो इस विलेज को एज बॉर्डर टूरिस्ट विलेज डेवलप करना, ये बजट 2024-25 का जो है एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो तोस मैदान है, जो पहले एक फायरिंग रेंज हुआ करती थी, तोस मैदान, उसके अलावा सिथारन सर्किट, ठीक है। ये दो चीज़ें, डेवलपमेंट ऑफ तोस मैदान एंड सिथारन सर्किट। उसके अलावा डुगर दनी एट सांबा, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको किससे क्लियर हो जाएगा, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो। डुगर दनी एट सांबा, इस जगह को भी डेवलप करना है एज ए मॉक विलेज, ठीक है। तो ये प्लेसेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ये आपको याद रखनी है कि किस विलेज को बजट 2024-25 में चूज़ किया गया है फॉर डेवलपमेंट एज अ बॉर्डर टूरिस्ट विलेज, किसको चूज़ किया गया, किस सर्किट को चूज़ किया गया है, किस प्लेस को चूज़ किया गया है, और किस विलेज को चूज़ किया गया है फॉर द डेवलपमेंट एज द मॉक विलेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए उठाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो ऑन गोइंग स्टेप्स हैं, जिसमें हमारा होम स्टे प्रोग्राम भी आता है, ठीक है। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा गोल है कि जो टूरिज्म सेक्टर है उसको, उसमें होम स्टे प्रोग्राम को जो बढ़ावा दिया जाए। होम स्टे का मतलब सिंपली ये है कि हर जगह पे होटल्स बनाना, गेस्ट हाउसेस बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, खासकर जो इको फ्रेंडली और इको फ्रेजाइल एरियाज़ हैं। और गेस्ट हाउस बनाना, होटल्स बनाना या 5 स्टार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट का जो है काम है। तो और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप अपने घर को ही रजिस्टर कर सकते हैं एज होम स्टे, अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है, घर में अच्छी कंडीशन में है और बाकी क्राइटेरिया आप वो फुलफिल कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम में रखा हुआ है। तो टूरिस्ट जो है, रादर देन गोइंग टू होटल्स और गेस्ट हाउसेस, वो डायरेक्टली आपके घर पे आके रह सकते हैं, जिससे आपकी इनकम भी जनरेट होगी और टूरिस्ट को जो है एक लोकल कुजीन, लोकल कल्चर को जो है एक्सपीरियंस करने का एक मौका भी मिलेगा। तो हम अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इस लेक्चर में हम देखते हैं आगे जाके, कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से। जम्मू रीजन में भी है, कश्मीर रीजन में भी है, तो हम उन सब प्लेसेस को देखेंगे जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस को जो है मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और उसमें वो कंटेंट भी कवर किया है जिसकी प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में पूछे जाने की। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा इम्पॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है डल लेक। उसके बाद हम आएंगे नगीन लेक पे, फिर चश्मशाही, हारी पर्वत फोर्ट एंड हारवन। तो हम कश्मीर से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम जम्मू रीजन पर भी आ जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं डल लेक। यहाँ पे डल लेक का जो है एक मैप बनाया हुआ है, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये डल लेक जो है ये लोकेटेड कहाँ पर है। अगर आप यहाँ पे मैप पे देखेंगे, हियर ये रही डल लेक, ठीक है। तो ये जो है ब्रॉड इसकी बाउंड्री यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंट देखिए, और ईस्ट टू वेस्ट में इतना, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका आउटलेट है, थोड़ा सा एक्सटेंशन भी है, बट मेनली जो है ये डल लेक जो है इस वाले एरिया में लोकेटेड है। अगर आप इसके आसपास के एरियाज भी देखेंगे, यहाँ पे हमारा टूलिप गार्डन भी आ जाता है, देन परी महल भी आ जाता है, हमारा शंकराचार्य टेम्पल है, हमारा गुरुद्वारा छठी पातशाही, हजरत बल श्राइन है हमारा। तो ये काफ़ी, ये डल लेक जो है ये घिरा हुआ है और भी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस से, जो हमारे कश्मीर के लिए और ओवरऑल JNK के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अब हम डल लेक के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले डल लेक जो है इसको काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। डल लेक का जो है एक नाम है लेक ऑफ फ्लावर्स भी, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे किस्म के फ्लावर्स पाए जाते हैं। एक नाम है इसका लेक ऑफ
फ्लावर्स, और इसको ज्वेल भी बोलते हैं, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल। चाहे कश्मीर का ज्वेल बोलें, श्रीनगर का ज्वेल बोलें, तो इसको ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी ब्यूटी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि ये एक बिल्कुल ज्वेल की तरह जो है जगमगाता है श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, इस लेक का जो एरिया है वो है टोटल 18 स्क्वायर किलोमीटर्स रिकॉर्डेड एरिया। ओके, अब इसमें जो मैंने आपको बोला, इसको बोला जाता है लेक ऑफ फ्लावर्स। वो उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि डिफरेंट फ्लावर्स हैं और इसमें कुछ फ्लोटिंग गार्डन्स भी पाए जाते हैं, जिनको लोकल लैंग्वेज में राद बोलते हैं। ठीक है, RAD, राद। ये रात जो है, ये अगर आप डल लेक आपने कभी देखी होगी तो बिल्कुल उसकी सरफेस पर जो है ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल फ्लोट कर रहे हैं ये गार्डन्स। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है इसका, एस्थेटिक वैल्यू है इसका, तो इसको हम रात बोलते हैं। अब जो ये डल लेक है, ये एक कंटिन्यूस वाटर बॉडी नहीं है, बल्कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट बेसन्स। ठीक है, डल लेक के 4 बेसन्स हैं टोटल, जिसमें हमारा पहला आता है गगरीबल, देन कम्स द लोकुट डल। लोकुट कश्मीरी वर्ड है, लोकुट का मतलब होता है स्मॉल। एंड फिर आता है हमारा बोडल, बोड भी कश्मीरी वर्ड है जिसका मतलब है लार्ज, सो बोडल। और आता है हमारा लास्ट पे निगीन लेक। निगीन लेक को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट लेक भी कंसिडर किया जाता है और इसको पार्ट ऑफ डल लेक भी माना जाता है। मतलब कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से इट इज़ एन इंडिपेंडेंट लेक और कुछ के हिसाब से इट इज़ ए पार्ट ऑफ द बेसन ऑफ द डल लेक। तो लोकुट डल और बोट डल, ये वाला और ये वाला, इसके बीच में जो है आइलैंड है। मतलब लोकुट डल के बीच में भी आइलैंड है और बोट डल के बीच में भी आइलैंड है, जिसको हम बोलते हैं रोपलंक, और बोट डल वाले को बोलते हैं सोनलंक। रोप अगेन कश्मीरी वर्ड है, जिसका मतलब है सिल्वर, और सोन जो है ये सोना, उर्दू वर्ड सोना, सोन जो है कश्मीरी में बोलते हैं, सो इट इज गोल्ड। तो रोपलंक और सोनलंक क्या है? ये आइलैंड्स है जो लोकेटेड हैं लोकुट डल और बोट डल के बीच में। ये डल लेक जो है ये एक काफ़ी शैलो लेक है, ठीक है, और इसकी जो है इट इज़ फेड बाय द दाची गाम एंड तेलबल नाला। ठीक है, डल लेक में जो वाटर्स आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? एक तो दाची गाम नाला से और तेलबल नाला से। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटी स्ट्रीम्स जैसे कि दारा नाला, नाला मतलब स्ट्रीम, दारा नाला भी इस लेक को जो है फीड करता है। तो ये मेन 3 नालाज हैं, मेन 3 स्ट्रीम्स हैं जो डल लेक को फीड करते हैं। फीड करने का मतलब है जिनका पानी जो है डल लेक में आ जाता है। अब ये वाली लेक्स का पानी जो है वो डल में आता है। ठीक है, अब डल का पानी जो है वो जाता कहाँ पर है? एग्जिट इसका कहाँ पर है? 2 जगह से। एक तो फेमस हमारा डल गेट है, दूसरा आमिर खान नाला। ये इनलेट है डल लेक का और ये आउटलेट है, 2 जगहों से, डल गेट से और आमिर खान नाला से। इनफैक्ट ये आमिर खान नाला ही जो है ये कनेक्ट करता है डल लेक को निगीन और आंचार लेक से। अगर हम मैप पे एक बार फिर से लोड कराएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डल लेक के आसपास ही जो है निगीन लेक है और आंचार लेक भी है। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है हमारी, ये रही हमारी आंचार लेक। तो ठीक है, तो आमिर खान नाला जो है वो डल लेक को आंचार लेक के साथ कनेक्ट करता है और बिल्कुल यहाँ पे इस साइड पे हमारी निगीन लेक भी है। तो डल लेक को निगीन लेक के साथ भी जो नाला कनेक्ट करता है दैट इज आमिर खान नाला। तो इन नालाज के अलावा जो है कुछ स्प्रिंग्स भी हैं, वो डल लेक के इनलेट को जो है कंट्रीब्यूट करते हैं।
ठीक है। अब वो स्प्रिंग्स जो है उनका उतना ज़्यादा फ्लो डल लेक में नहीं रहता है, तो वो यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सा स्प्रिंग जो है इसको कंट्रीब्यूट करता है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि स्प्रिंग्स भी इस लेक के वाटर्स में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। अब डल लेक में एक तो हमें फ्लावर्स मिलते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द फिशिंग इंडस्ट्री इज़ कंसर्न, ठीक है। डल लेक से लाइवलीहुड जनरेट करने का एक सोर्स जो है वो फिशिंग इंडस्ट्री भी है। यहाँ पे किस तरह की मेन फिशेस जो है वो पाई जाती हैं, 70% फिश जो है यहाँ पे वो है कार्प, ठीक है, 70% मेजॉरिटी। और उसके अलावा यहाँ पे पाई जाती है शिजोथ्रैक्स। शिजोथ्रैक्स के अलावा बाकी स्पीशीज जो है, शिजोथ्रैक्स जो है इट कंट्रीब्यूट्स 20% और अदर स्पीशीज जो है वो काफ़ी कम नंबर्स में मिलती है, वो है 10%। तो मेन टाइप ऑफ द फिश फाउंड इन द डल लेक इज कार्प फिश एंड द सेकंड लार्जेस्ट इज द शिजोथ्रैक्स। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या डल लेक में सिर्फ कार्प फिश पाई जाती है, तो इसका आंसर है नहीं, बल्कि इसमें शिजोथ्रैक्स जो है और बाकी स्पीशीज जो है पाई जाती है। अलबत्ता कार्प का कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट लेक जो है वो आती है हमारी निगीन लेक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारी निगीन लेक है, जो अगर आप डल लेक का मैप देखेंगे जहाँ पे मैंने आपको मार्क करवाया था, निगीन लेक जो है यहाँ पे हमारी ब्लू लाइन से इधर पे ये है निगीन लेक। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि डल लेक कहाँ पे है और निगीन लेक कहाँ पे। यहाँ पे भी आप देखिए मेन फोकस जो है हमने निगीन लेक पे रखा हुआ है। तो यहाँ से निगीन लेक के राइट साइड से जो है ये रही हमारी डल लेक, तो बिल्कुल एडजेसेंट ही है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। निगीन लेक जो है डल लेक के अलावा जो है ये दो और लेक से कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं हम खुशलसर और गिलसर, ठीक है। निगीन लेक जो है इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद खुशलसर लेक एंड गिलसर लेक, ठीक है। अगेन ये किससे कनेक्टेड है, थ्रू आमिर खान नाला। तो आप देखेंगे ये आमिर खान नाला जो है ये इन वाटर बॉडीज को कहाँ कहाँ से कनेक्ट करता है। निगीन लेक का जो है ये नाम कहाँ से पड़ा है, एक्चुअली अगर आप निगीन लेक को सामने से देखेंगे इट इज सराउंडेड हियर, यहाँ से साइड से जो है इट इज सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ विलो एंड पॉपुलर ट्रीज। तो इसकी बाउंड्रीज पे जो है काफ़ी सारे ट्रीज हैं, जिससे इसको जो शक्ल जो है वो एक रिंग में, जैसे रिंग में एक ज्वेल डाला होता है, मतलब अगर आप हाथ में जो अंगूठी पहनते हैं, मतलब इस तरह से अंगूठी है, आप देखिए ये अंगूठी है, ठीक है। आप मानिए ये निगीन लेक की बाउंड्री है और इसके बीच में जो है लेक है। तो इस तरह की कुछ शेप जो है इस लेक की बन जाती है, यहाँ पे इसमें ट्रीज लगे हुए हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ज्वेल इन द रिंग। असली में इसका जो एक्चुअल नेम था वो डिराइव हुआ है नगीना से, ठीक है, नगीना जिसका मतलब भी है ज्वेल इन द रिंग। तो नगीना से डिराइव हुआ है वर्ड निगीन। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें इट इज 2.7 किलोमीटर्स इन लेंथ। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है वो है हमारा चश्मा शाही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चश्मा शाही जो है इट इज़ वन ऑफ द मुगल गार्डन्स। तो सबसे पहले ये गार्डन बनाया किसने है, इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स। और मुगल्स में भी ये किसने बनाया है, एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट मुगल्स का, जिस मुगल का कॉन्सेप्ट इस गार्डन के पीछे था वो था शाहजहां का। बट शाहजहां ने डायरेक्टली इसको नहीं बनवाया था, शाहजहां ने इसको अपने गवर्नर के थ्रू बनवाया जिसका नाम था अली मर्दान खान, ठीक है। तो अली मर्दा खान ने इस गार्डन को इन द ईयर 1632 एडी में डेवलप किया ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द एम्परर शाहजहां। ये एक्चुअली में एक गिफ्ट था जो शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह को दिया था, ठीक है। शाहजहां ने, दारा शिकोह वाज वन ऑफ द बिलाउड सन्स ऑफ शाहजहां। तो एज अ गिफ्ट उसको खुश करने के लिए शाहजहां ने इस गार्डन को जो है डेवलप किया गया था और उसी को ये गिफ्ट कर दिया। अब अगर हम देखें, आप पहले इस वर्ड पे अगर फोकस करेंगे, चश्मा शाही,
अकॉर्डिंग टू वन कॉन्सेप्ट, ये चश्मा शाही नेम जो है इट इज़ एक्चुअली डिराइव्ड from the name of a spring which was discovered by a great female saint of Kashmir, रूपा भवानी। रूपा भवानी ने एक स्प्रिंग डिस्कवर किया, ठीक है। जो ये रूपा भवानी थी ये एक्चुअली में साहिब क्लैन को बिलोंग करती थी। पहले ज़माने में क्लैन्स हुआ करते थे, ट्राइब्स हुआ करती थी। तो जिस क्लैन से, जिस कुंबे से ये रूपा भवानी बिलोंग करती थी, ये एक फेमस जो सेंट थी, फीमेल सेंट ऑफ कश्मीर, साहिब क्लैन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। तो फैमिली नेम जो रूपा भवानी का था वो था साहिब। और इस स्प्रिंग को जो है एक्चुअली जो इस जगह पे लोकेटेड है उसको बोलते थे हम चश्मा साहिबी। यहाँ पे शाही है अब, पहले इसको बोलते थे चश्मा साहिबी। चश्मा मीन्स स्प्रिंग। ये जो गार्डन है चश्मा शाही, इसमें एक स्प्रिंग लोकेटेड है। उस स्प्रिंग को जो है पहले बोलते थे हम साहिबी, ठीक है, चश्मा साहिबी। फिर धीरे धीरे इसका नाम जो है वो करप्ट होते होते, चेंज होते होते हुए चश्मा शाही बन गया। सो द ओरिजिनल नेम, एक्चुअल नेम जो है इस गार्डन का वो था चश्मा साहिबी। साहिबी नाम कहाँ से आया था? ये रूपा भवानी जो है ग्रेट फीमेल सेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स, ये साहिब क्लैन को बिलोंग करती थी। उसी के नाम पे स्प्रिंग का नाम जो है चश्मा साहिबी पड़ा। चश्मा साहिबी से होते होते ये चश्मा शाही बन गया। अगर हम 3 मुगल गार्डन्स देखें, निशात, शालीमार और उसके बाद चश्मा शाही, तो चश्मा शाही जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट। यहाँ पे आपको शायद ये लिखे ना, इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द 3 मुगल गार्डन्स। सबसे बड़ा जो है हमारे पास शालीमार है, फिर निशात है, और थर्ड नंबर पे जो है वो आता है हमारा चश्मा शाही, ठीक है। और चश्मा शाही की जो बेसिस है, इसका जो डिज़ाइन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्शियन डिज़ाइन। जिस तरह से पर्शिया में गार्डन्स हुआ करते थे, उसी के कॉन्सेप्ट पे जो है इस गार्डन को भी डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ याद रखने की है, अगेन ये गार्डन जो है इट इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। अभी तक हमने जो भी कुछ डिस्कस किया वो सब के सब श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है इन द कश्मीर डिवीज़न। तो चश्मा शाही की जहाँ तक बात है, इसमें मेन चीज़ जो याद रखने की है वो है कि इसका जो ओरिजिन है नाम का, वो रूपा भवानी के नाम में है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हारी पर्वत फोर्ट, ठीक है। हारी पर्वत फोर्ट का जो दूसरा नाम है, इसको कोहे माराम भी बोलते हैं। कोह का मतलब है पहाड़, ठीक है, इसको कोहे माराम बोलते हैं। तो ये बनाया किसने था? ये अफगान गवर्नर था। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ये मुगल्स ने बनाया था, नहीं। एक्चुअल जो इसकी फाउंडेशन है जो ले की थी वो था अफगान गवर्नर, जिसका नाम था अता मोहम्मद खान। इसने ये कंस्ट्रक्ट किया अराउंड 18th सेंचुरी, ठीक है। जिसने फाउंडेशन हारी पर्वत फोर्ट की ले की, इट वाज अता मोहम्मद खान। फिर बाद में इसने इसकी जो वॉल्स है, कुछ वॉल्स जो है वो मुगल एम्परर, मुगल्स में से किसने? अकबर ने इसमें फर्दर कंस्ट्रक्शन की। तो जो 2 पर्सनैलिटीज़ हारी पर्वत फोर्ट को डेवलप करने में रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें पहला आता है अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान, और दूसरा आता है मुगल एम्परर अकबर। तो ये फोर्ट जो है इट इज़ मेंटेन्ड बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपको पता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जो हमारी हेरिटेज साइट्स को, जो हमारी आर्कोलॉजिकल साइट्स को जो है मेंटेन करती है। तो इस साइट की मेंटेनेंस भी जो है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द लेजेंड्स जो है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, ये एरिया ऑफ हारी पर्वत जो है इट वाज इनहेबिटेड बाय ए डीमन नोन एज आसुरा, ठीक है। आसुरा वाज ए डीमन जो इस एरिया में पाया जाता था। आसुरा जो है इसका नाम जो था वो था जलोदभवा, ठीक है। आसुरा मीन्स डीमन,
ठीक है। ये डीमन जो है जलोद बाबा इस एरिया में पाया जाता था। तो अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी इससे छुटकारा पाने के लिए लोग जो हैं दे वेंट ऑन टू प्रे टू द गॉडेस पार्वती फॉर हेल्प, कि हमें जो है इस डीमन से छुटकारा दिलाने में आप मदद कीजिए। तो व्हाट गॉडेस पार्वती डिड, उन्होंने जो है एक बर्ड की शेप एक्वायर की। ठीक है, गॉडेस पार्वती ने एक बर्ड की शेप एक्वायर की और उन्होंने बर्ड की शेप जब उन्होंने एक्वायर की उसके बाद उन्होंने अपनी बीक से एक पेबल जो है वो इस आसुरा के सर पर डाल दिया। ये पेबल जो है बड़ा होते 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 इतना बड़ा हो गया कि आसुरा इस डीमन को जो है जलोद बाबा को इसने क्रश कर दिया। इस हारी अब ये माना जाता है कि ये हारी पर्वत जो है ये वही पेबल है जो बाद में इतना बड़ा हो गया कि इसने हारी पर्वत की जो है इस एक माउंटेन की, एक हिल की शेप जो है वो एक्वायर कर ली। तो इसीलिए जो है जो गॉडेस पार्वती है उसको शारिका के नाम से भी पूजा जाता है और उन्हीं के नाम पे यहाँ पे एक टेम्पल भी मौजूद है। हारी पर्वत फोर्ट जो है ये सिर्फ इस फोर्ट के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि अगर हम इसके आसपास का एरिया देखें वहाँ पे काफ़ी 3 रिलीजन्स का जो है एक तरह से जो हम बोल सकते हैं मिलन होता है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिलीजन्स। यहाँ पे हिंदू रिलीजियस साइट्स भी है, यहाँ पे सिख रिलीजियस साइट्स भी हैं और उसके अलावा यहाँ पे मुस्लिम्स की रिलीजियस साइट जो है मॉस्क जो है वो भी मौजूद है। सो हारी पर्वत फोर्ट का एक मिथोलॉजिकल बैकग्राउंड भी है, वो भी आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अक्सर जहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो इसका जो फाउंडर है वो मुग़ल एम्पर अकबर को बोलते हैं, बल्कि जो गलत है इसका एक्चुअल फाउंडर जो है वो अफ़गान गवर्नर अता मोहम्मद खान है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हारवन गार्डन। हारवन गार्डन में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं हैं जो आपको याद रखने हैं, अपार्ट की इट इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। A very important and a very famous tourist place among the locals as well as the tourists। तो ये भी एक निशात शालीमार गार्डन जो है हमारे उससे आगे ही जो है ये हारवन गार्डन भी पाया जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसका नाम है परी महल। परी महल जो है इसका इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन देखें इट इज़ नोन एज द पैलेस ऑफ फेरीज। ठीक है, पैलेस मीन्स महल, फेरीज मीन्स परी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पैलेस ऑफ फेरीज और परी महल। तो ये भी जो इट इज़ एक्चुअली ए 7 टेरेस्ड मुगल गार्डन, मतलब इसमें 7 स्टेप्स आपको पाए जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले फैक्ट, ये छोटे छोटे फैक्ट जो है कभी हम स्किप कर जाते हैं बट एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा ये 7 टेरेस्ट है, ये 12 टेरेस्ट है, ये 10 टेरेस्ट है, ये क्या है। तो ना ये 12 है ना ये 10 है, बल्कि इट इज़ ए 7 टेरेस्ट मुगल गार्डन। जैसे मैंने आपको बताया ये मुगल गार्डन है, अगेन इट वॉज बिल्ड बाय दी एम्परर शाहजहाँ। जैसे चश्मशाही को शाहजहाँ ने बनवाया था थ्रू हिज गवर्नर, इसको भी शाहजहाँ ने बनवाया था। तो यहाँ पे जो है शाहजहाँ का जो फेवरेट बेटा था दारा शिको, अगेन दारा शिको, वो इस जगह पे ज़्यादा रहता था। इन द ईयर 1640, 45 एंड 54, 40, 45 एंड 54, इन 3 साल में इस जगह में जो है दारा शिको ज़्यादातर रहा है। और इस प्लेस को दारा शिको ने यूज़ किया था एज ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ये सिर्फ अम्यूज़मेंट या एन्जॉयमेंट के लिए नहीं थी, बल्कि इसको एज ऑब्जर्वेटरी भी यूज़ किया जाता था। बिकॉज ये जहाँ पे इसकी लोकेशन है बिल्कुल ओपन एरिया में ये लोकेटेड है, अंडर द ओपन स्काई ये लोकेटेड है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन जो है वो स्काई की जाती थी। इसको इसीलिए ऑब्जर्वेटरी के तौर पे यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी ये वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। मोर इम्पॉर्टेंटली दारा शिको के लिए दिस प्लेस जो है इट एक्टेड एज ए पर्सनल लाइब्रेरी। तो दारा शिको जो है वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड एक प्रिंस हुआ करता था।
शाहजहां का एक बेटा, जो जिसने इस प्लेस को एज ए लाइब्रेरी भी डेवलप किया था, ऑब्जर्वेटरी भी, एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए भी, और उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाने के लिए। तो मेनली इस साइट का यूज़ जो है वो मुगल्स ने ही किया था, और आज भी ये जो है ये काफ़ी ब्यूटीफुल साइट है। जो यहाँ पे लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, या अगर आप नहीं भी गए हैं तो इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे जो है ये पैलेस बनाया गया। इट इज़ सराउंडेड बाय लश ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, एंड इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन हिल। अगेन दिस प्लेस इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, बिल्कुल डल लेक के सामने ही है। इनफैक्ट डल लेक का व्यू जो है इस पैलेस से भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो ये भी एक मुगल्स की क्रिएशन है हमारे कश्मीर में। आज के लेसन में इतना ही। हम आगे के लेसन में जो है इम्पोर्टेंट साइट्स को कंटिन्यू करेंगे, उनका डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो आप बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।